बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के लिए पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड जो है वो बांग्लादेश के लिए रवाना हो गया। 2 ग्रुप्स की सूरत में ये स्क्वाड जो है वो बांग्लादेश के लिए रवाना हुआ है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले जो कप्तान जी है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें बताया कि 25 लड़कों का पूल है जिस पर मेहनत की जा रही है। यही वो लड़के हैं टिल 2026 जो वर्ल्ड कप T20 होना है, इन्हीं लड़कों ने उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है और यही हमारा एसेट है। इन्हीं पे हमने इन्हिसार करना है, इन्हीं को पॉलिश करना है, इन्हीं को ग्रूम करके अब बेहतर पोजीशन में ला के हमने वो कंपटीशन लड़ना है। उससे पहले एशिया कप का एक महाज भी है, उससे पहले अभी ये बांग्लादेश सीरीज और वेस्ट इंडीज सीरीज हमारे सामने आ रही है। ये 2 मुश्किल इम्तिहान जो हैं कंडीशन वाइज देखा जाए। उन्होंने ये भी बताया कि कराची में कैंप इसलिए लगा कि बांग्लादेश में स्पिन को ज़्यादा मदद मिलती है, जिसकी वजह से हमने ये कैंप जो है वो कराची की कंडीशंस में लगाया ताकि हमारी तैयारी बेहतर हो सके। साथ ही साथ उन्होंने बाबर आजम, रिजवान और शाहीन के बारे में बताया कि वो फ्यूचर प्लान का हिस्सा है, वो हमारे प्रीमियम बैटर और बॉलर हैं। इस वजह से जनाब, और साथ हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा पर भी बात की गई है, इस पर भी हमने बात करनी है। सेकेंडली ACC का जो इजलास है जिसमें भारत जो है बड़ी जिद कर रहा है और एक लॉबी तैयार कर रहा है कि हम जो है वो बांग्लादेश, जो कि ढाका में इसका एक कॉन्फ्रेंस होनी, उसमें वहाँ नहीं होने देंगे। तो अब बांग्लादेश ने भी भारतीय दबाव जो है वो मुस्तरद कर दिया है। इसमें क्या पेशरफ्त हुई है वो बात करनी है। सेकेंडली ये कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड को कुछ डीमेरिट पॉइंट मिले, 10% जुर्माना भी किया गया है, स्लो ओवर रेट पे किया गया है। प्लस इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज की एक ट्वीट सामने आई है और उस पर बड़ी बात की जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है अहमद सईद साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे अहमद कुरैशी भी। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तो ये रवाना हो गया जी ढाका के लिए, 2 ग्रुप्स में ये गया, ठीक है। उससे पहले जो कप्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 25 खिलाड़ियों का पूल है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें बाबर, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं, विच मीन्स प्लान का हिस्सा तो हैं। और भी बहुत सी बातें उन्होंने की हैं। स्टार्ट ज़रा बाबर आजम और रिजवान से ले लेते हैं। जी बिल्कुल, सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तफसीलात उन्होंने मुहैया की हैं। उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि ये तीनों नाम जो पाकिस्तान के मार्की प्लेयर्स हैं, 3 शाहीन अफरीदी हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है और कप्तानी भी करते रहे हैं पाकिस्तान की टीम के। मोहम्मद रिजवान तो अभी भी जो है वो ODI टीम के कप्तान है। वो कि सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालत के अंदर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम कप्तान भी हैं। तो इन 3 प्लेयर्स के बारे में जो उन्हें तफसीलात मुहैया की हैं, उनसे तो मेरे जहन में सिर्फ ये सवाल पैदा हुआ है कि अगर आपके प्लान का ये हिस्सा थे तो फिर 1 महीना पहले आपको इस किस्म की स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी, और अगर ये आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे तो फिर ये अचानक वापस कैसे आ गए। दूसरी बात यह है कि अगर ये आपके प्लान्स का हिस्सा हैं और ये आप T20 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो T20 टीम में इनकी जगह कहाँ है? जिस टीम को आपने बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया और जिस टीम को खिलाने की आप तवक्को रखते हैं, बांग्लादेश जाकर जो टूर करना है पाकिस्तान ने, उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ का टूर पाकिस्तान ने करना है T20 का, उनमें इनकी जगह कहाँ है? और अगर इनकी जगह T20 में नहीं है और तब भी ये आपके प्लान का हिस्सा है, तो फिर मुझे ये बताएं कि ODI और टेस्ट का जो प्लान है वो किधर है? ODI पाकिस्तान खेलना चाहता ही नहीं है, टेस्ट पाकिस्तान के पूरे साल में 2 हैं, और दुनिया में जितनी भी टीमें हैं, जितनी भी कामयाब टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमें हैं, उनकी अगर आप इस वक्त सिस्टम निकाल के देखें वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, तो उन्होंने अपनी टेस्ट की टीमें और T20 की टीमें अलग कर ली हैं। तो मेहरबानी फरमाएं, अगर ये तीनों आपके प्लान का हिस्सा हैं और ये T20 के प्लान का हिस्सा हैं, तो फिर इनकी जगह बनाकर दिखाएं। और अगर ये इस प्लान का हिस्सा नहीं है तो फिर इनको इस ग्रुप के साथ क्यों घुमाया जा रहा है, जो एक T20 सेंट्रिक ग्रुप है और ये T20 खेलने की ही तैयारी कर रहा है। बाबर आजम अगर ODI और टेस्ट के प्लान्स का हिस्सा है तो बाबर आजम की तैयारी उसके मुताबिक होनी चाहिए। आए रोज PCB ये वीडियोस क्यों जारी कर रहा है कि बाबर आजम के बैट की स्पीड क्या है? आए रोज PCB ये वीडियोस क्यों जारी कर रहा है कि ये तबसरे क्यों हो रहे हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट क्या है? तो मुझे सबसे पहले तो जो तफसीलात मुहैया की गई हैं कप्तान की जानिब से, कोच की जानिब से, आकिब जावेद साहब ने भी आकर उस दिन बात की थी, आपको याद हो जब दूसरा मरहला इस कैंप का ख़त्म हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने आकर ये कह दिया था कि जी 6 दिन के कैंप से तो कुछ तब्दील नहीं होता है, हम अपने तमाम जो ऑप्शन है उनको देख रहे हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हमारे पास जो है वो एक सुनहरी मौका है। तो ये समझ नहीं आ रही है कि जो तैयारी हो रही है T20 के लिए हो रही है और प्लान का हिस्सा ये तीनों भी हैं उन 25 खिलाड़ियों में, लेकिन इन तीनों की ना टीम में जगह बनती है और ना उनकी जो है वो इस तरह की तैयारी हुई है। मे भी आपको सरप्राइज मिल जाए, वेस्ट इंडीज सीरीज में भी बाबर आजम, रिजवान शामिल हो जाएं, क्योंकि उसका भी अनाउंस नहीं किया गया स्क्वाड, तो सरप्राइज मिल सकता है। और अगर वहां पर परफॉर्म कर दिया उस कंडीशन में तो हो सकता है वो एशिया कप भी खेले। अगर एशिया कप में परफॉर्म कर गया तो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर। देखिए एशिया कप तो होना T20 फॉर्मेट के ऊपर, बिल्कुल T20 फॉर्मेट वर्ल्ड कप भी तो है ना, वेस्ट इंडीज में भी 3 T20 तो है ना हमारे पास। जी T20 फॉर्मेट की मैं पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर T20 में बाबर आजम खिलाना है तो बाबर आजम की जगह बनाकर बताएं।
अच्छा। बाबर आजम की जगह के बारे में जो कोच है माइक हेसन, वो ये कहते हैं कि बाबर की टी20 में जगह है बतौर ओपनर। तो अगर बाबर की टी20 में बतौर ओपनर जगह माइक हेसन को समझ आ रही है, तो पिछले 4 साल से इतना शोर क्यों है कि बाबर आजम टी20 में ओपन क्यों करता है? और अगर बाबर आजम की ओपनिंग में जगह है बकौल माइक हेसन, तो मोहम्मद हारिस कहाँ खेलेगा, साइम अयूब कहाँ खेलेगा, फखर जमान कहाँ खेलेगा, साहबजादा फरहान कहाँ खेलेगा? ये तो 4 वो नाम हैं जो हैं ही बतौर ओपनर टीम में शामिल। तो फिर बाबर आजम की जगह कहाँ बनाएंगे आप? और अगर बाबर आजम वेस्ट इंडीज के प्लान्स का हिस्सा हैं भी सही, तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ओडीआई के प्लान्स का हिस्सा है, और ये वो ओडीआई है जिसको खेलने में आप दिलचस्पी रखते नहीं है। आपने तो उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये टी20 खत्म करके हमें ओडीआई दें। वेस्ट इंडीज का बोर्ड जो अपनी इस गई गुजरी हालत में, जिनके 27 के ऊपर पूरी टीम टेस्ट मैच में आउट हो जाती है, वो भी इस गई गुजरी हालत में इतने समझदार जरूर निकले हैं कि उन्हें ये पता है कि हम ओडीआई खेलेंगे तो हमारी रैंकिंग बेहतर होगी, रैंकिंग बेहतर होगी तो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इसका कोई होश नहीं है। और एक बात मैं आपको आज बताऊं, रैंकिंग का तस्करा जो शुरू हो गया हुआ है, आज आईसीसी के हेडक्वार्टर में एक इजलास होना है जिसमें इस बात का डिसीजन होना है कि जो लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक्स खेली जानी है, उनमें क्रिकेट की टीमें किस फार्मूले के तहत शिरकत करेंगी। इससे पहले जो प्रपोज फार्मूला है उसमें यह है कि टॉप 6 टीम्स जो हैं वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी, और उसके बाद वाली जो टीमें हैं वो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आएंगी। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त टी20 रैंकिंग में 7वें नंबर पर है। अच्छा, तो पाकिस्तान की टीम अगर अपनी रैंकिंग भी इंप्रूव नहीं करती है तो पाकिस्तान का ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान अगर अपनी ओडीआई रैंकिंग इंप्रूव नहीं करता, क्योंकि ओडीआई खेलना नहीं चाहते आप नहीं खेलेंगे तो रैंकिंग कहां से इंप्रूव होगी? रैंकिंग इंप्रूव नहीं होगी तो डेफिनेटली जो टीमें खेल रही हैं ओडीआई वो आपसे ऊपर जाती जाएंगी। और वर्ल्ड कप में अगर आप टॉप 8 में नहीं होंगे 2027 के वर्ल्ड कप में, तो आपको वहां भी ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 2027 के वर्ल्ड कप में भी आप देखें कि क्वालिफाइंग राउंड उनको खेलना पड़े, तो पाकिस्तान को अगर जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल मामला इस तरफ ही जा रहे हैं कि जो 27 का रिकॉर्ड बना है ना वेस्ट इंडीज़ का, जिस तरह से पीसीबी के मामला चल रहे हैं और जिस तरह से ये ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं, ओवर हाइप कर रहे हैं टी20 को, ये 27 का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में आपको पाकिस्तान की टीम जो है वो तोड़ कर देगी। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, साथ ही साथ जो उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने की बात की, तो समझ आ रही है कि बेंच स्ट्रेंथ ऐसे कुछ चेहरे आपके ज़हन में आ रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ अगर आप कह सकें कि ये हमने तैयार किया है बैकअप के तौर पर, हमारे पास अगर पीछे मुड़ के देखें तो वो कौन से चेहरे हैं जिस पर आप इन्हिसार कर सकते हैं? देखिए, बैकअप की जहां तक बात है तो बांग्लादेश की सीरीज में कुछ नए चेहरों को तो आजमाया गया है, और ये एक बहुत खुशाइन बात है कि मतलब हम देखते थे कि जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ खेले जाएं, आयरलैंड की टीम के खिलाफ खेले जाएं, वही 11-15 लड़के जो है वो खेलते नजर आते थे हमें। ये एक मस्बत तब्दीली बहरहाल है कि इन्होंने नए लड़कों को चांस दिया है और ये इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। सलमान अली आगा ने यह कहा है कि हम एटलीस्ट वर्ल्ड कप 2026 का वर्ल्ड कप है, उसमें हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते हुए नजर आएंगे। ये बात बिल्कुल खुशाइंद है, इसको हम सेकंड में करते हैं। लेकिन आपने 3 स्क्वाड बनाए, पाकिस्तान का नेशनल टीम का स्क्वाड बनाया, पाकिस्तान शाहीन्स का स्क्वाड बनाया 4-डे क्रिकेट के लिए, और फिर पाकिस्तान शाहीन्स का स्क्वाड बनाया टी20 के लिए। क्या इन 3 स्क्वाड में हसीबुल्लाह की जगह नहीं बनती बतौर विकेट कीपर? 3 स्क्वाड बने, उन 3 स्क्वाडों में, उन 3 स्क्वाड में किसी में हसीबुल्लाह का नाम नहीं है। तो आपने अगर यंग टैलेंट को चांस देना है ना, तो यंग टैलेंट को सबसे पहली बात तो यह है कि उनको उस जगह के ऊपर चांस दे जो उनका फॉर्मेट है। अब हसीबुल्लाह के ऊपर भी अगर हम बात करें तो हसीबुल्लाह की भी जो सारी परफॉर्मेंसेज हैं वो हैं लिस्ट ए क्रिकेट में, और ओडीआई तो हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं है। तो हसीबुल्लाह कहां खेलेगा बेचारा? टी20 में आप उसको टीम में लेकर आते हैं तो आपके पास मोहम्मद हारिस पहले विकेट कीपर मौजूद है, साहबजादा फरहान गो क्या उन्हें कहा है कि मैं विकेट कीपिंग नहीं करूंगा, लेकिन वो भी विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पर आपके साथ हैं, और मोहम्मद रिजवान भी अभी कप्तान ने कहा है कि हमारे प्लान का हिस्सा हैं। तो इस तरह से अगर आपने लड़कों को चांस देना है या इस तरह से आपने बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करनी है तो मेरा ख्याल है इसको ना करें, फिर इसको फिर किसी और बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जरा हसीबुल्लाह को डिटेल डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है। हसीबुल्लाह टॉक ऑफ द टाउन भी बने हुए, कुछ उन पर बातें भी आ रही थी कि शायद पाकिस्तान छोड़ें। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सलमान अली आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सलमान अली आगा बोल तो गए लेकिन उस पर इंप्लीमेंट करवाएगा कौन। उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ की बात की, लेकिन ऐसे बहुत से चेहरे जो डिजर्व करते हैं इस पूल का हिस्सा बनना, न सिर्फ इसका बल्कि चलें शाहीन में उन्हें रख लिया जाए, वहाँ पर ऐसे कुछ चेहरे रख लिए गए जिनका कोई अता पता नहीं था, परफॉर्म किया या नहीं किया ये भी नहीं पता, लेकिन उनको उसमें शामिल कर लिया गया। तो बात हो रही थी हसीबुल्लाह की, तो हमारे साथ अहमद कुरैशी भी मौजूद हैं। अहमद कुरैशी साहब, हसीबुल्लाह को आखिर क्या करना पड़ेगा कि उनकी, अच्छा चले इस 25 के पूल को तो छोड़ें,
वो शाहीन्स के साथ ही ट्रैवल कर लें, क्या उनके साथ ही कोई एक आधा मैच खेलें? उधर कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलना, उनके क्लब क्रिकेट के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका उस 18 रुकनी में स्क्वाड में नाम ना आना, बहरहाल ये अपेरेंटली तो ज्यादती लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए हमजा बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से हसीबुल्लाह को ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरह से उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। आई थिंक कि पीसीबी के जो करता धरता है उनको ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा प्लेयर जिसका पोटेंशियल सिलेक्ट होने वाले जो प्लेयर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा से बहुत ज़्यादा है, उसकी परफॉर्मेंसेस आधे से ज़्यादा से बहुत बेहतर हैं। उस प्लेयर को इग्नोर करके आप बाकी सब प्लेयर्स को लेके गए हैं, 2-3 स्क्वाड्स आपने बनाए हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी उसकी जगह नहीं बनी, तो उसकी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन मार्क नहीं है उसके इंक्लूजन को लेके, लेकिन पीसीबी का जो बिहेवियर और जो एक तरीकाकार है सिलेक्शन का प्लेयर्स की, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। और हसीबुल्लाह को क्या करना चाहिए मेरे ख्याल में, एज अ प्लेयर उसके हाथ में परफॉर्मेंस थी, जब भी वो खेला, डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेला हो, पीएसएल में भी वो खेला हो, या जहां भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने कोशिश की कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। और अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे देखें तो वो किसी भी तरह से इन तीनों स्क्वाड्स में से बाहर नहीं होता। अब एक ही उसके पास हल रह गया मेरे ख्याल में, वो वहाब रियाज से कोई सिफारिश वगैरह करे, क्योंकि वहाब रियाज खुद बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि पीसीबी में एक्टिव तो हैं ही और उनको कोई ना कोई ओहदा मिल ही जाता है। उनके पास जो एक टीसियां करने का गुर है उसकी वजह से, तो शायद वो अगर वहाब रियाज से बात करें तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। अदरवाइज तो उस बेचारे के पास परफॉर्मेंस थी, वो उसने पूरा जोर लगाया कि की और उसके बावजूद उसका अच्छा चले परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं अहमद साहब, वैसे क्या स्टैट्स हैं जी, क्या किस हद तक परफॉर्मेंसेस हैं जो इन सेलेक्टर्स को नजर नहीं आ रही? इन मैनेजमेंट में ये जो मेंटोर रखे थे, बहुत एक पूरी टीम काम कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्या परफॉर्मेंसेस हैं? देखिए सबसे पहले तो हसीबुल्लाह के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ज़्यादातर लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 51 मैचेस खेले हैं, जिनकी 50 इनिंग में उन्होंने 2301 रन बनाए हैं विद स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 51 और 9 सेंचुरियां वो स्कोर कर चुके हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 24 मैच उन्होंने खेले हैं, 1099 रन बनाए हैं, 37 की एवरेज है, 4 उनकी सेंचुरियाँ हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो नंबर्स जो हैं वो तो उनको बैक करते हैं, स्टैट्स उनके बहुत तगड़े हैं और परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उनकी नज़र आती हैं। और नवंबर 2024 से लेकर अब तक भी अगर हम देखें तो जो उन्हें 10 इनिंग्स अभी रिसेंट खेली हैं, 8-10 इनिंग जो रिसेंटली उनकी देखने का मौका मिला, उन्होंने 2 अच्छी इनिंग्स, उन्होंने एक 92 रन की इनिंग खेली थी, एक 54 रन की इनिंग उन्होंने खेली थी एचईसी की जानिब से, तो रन्स तो हैं उनके अकाउंट के अंदर। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि हसीबुल्लाह जो है ये पाकिस्तान की टीम में जब भी शामिल होंगे ये बतौर विकेट कीपर बैट्समैन शामिल होंगे, ये प्योरली बैट्समैनशिप के तौर के ऊपर जो है वो टीम में शायद जगह ना बना पाएँ। तो विकेट कीपिंग के इनके जो कंपेटिटर्स हैं उनको अगर हम देखें तो उनके मुकाबले में हसीबुल्लाह का थोड़ा सा मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो उनकी विकेट कीपिंग के अंदर है, क्योंकि पीएसएल के अंदर भी और डोमेस्टिक के अंदर भी कुछ मैचेस हमें देखने का मौका मिला, तो हसीबुल्लाह अपनी जो विकेट कीपिंग है उसके अंदर उतने साउंड शायद नज़र नहीं आते हैं जितने उनके कंपेटिटर्स हैं बतौर विकेट कीपर। लेकिन बतौर बैट्समैन जब देखते हैं तो फिर वो हमें बहुत साउंड नज़र आते हैं। हसीबुल्लाह के बारे में एक बात मैं यहाँ पर कहता चलूँ कि जब भी हसीबुल्लाह की बात होती है तो इसको एक रीजनल मसला बनाकर जो है वो पेश किया जाता है और ये बताने की कोशिश आती है कि जो उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है तो इसलिए उनकी जो है वो टीम में सिलेक्शन है। 2003 में इनकी पैदाइश हुई थी, बलोचिस्तान के शहर पिशीन में पैदा हुए थे, 22 साल के भी हो चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो रीजनल डिबेट्स हैं, इन डिबेट से भी समटाइम्स ये होता है कि प्लेयर जो है वो अपना मोराल भी डाउन उसका होता है और वो जो है अपनी मेहनत को भी उसका तसलसल होता है वो भी कम कर देता है मायूस होकर। एक रिसेंट एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट में शाहनवाज दहानी की भी आई थी, जो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक रखते थे और उनके साथ भी इंटीरियर सिंध का कार्ड जो है बहुत ज़्यादा अटैच हो गया और फिर हमने देखा कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइड लाइन होता है कि उनके बारे में ये सुनने को मिला था कि जिस तरह से शुरू में वो आए थे उस तरह से वो अपनी मेहनत को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा ये बात होनी शुरू हो गई थी कि इनको इंटीरियर सिंध कार्ड की बुनियाद पर जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा या टीम में निकाला जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हसीबुल्लाह यकीनन उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए और जहाँ 3 टीमें बन रही हैं वहाँ तो यकीनन इनकी टीम में शमूलियत होनी चाहिए। कोई यहाँ पर को मतलब कोई मोइन खान नहीं पैदा हो रहे पाकिस्तान में, आए दिन या राशिद लतीफ़ पैदा नहीं हो रहे, तो मोहम्मद हारिस के होते हुए मेरा ख्याल है कि हसीबुल्लाह की भी जगह बनती है टीम में। लेकिन इस मसले को प्योरली क्रिकेटिंग सेंस में अगर देखा जाए तो हसीबुल्लाह को अपनी विकेट कीपिंग को इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये एक रीजनल मसला यकीनन बनाकर जो पेश किया जाता है इससे
हसीबुल्ला के अपने जो मोराल्स हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छा सा मुरतब इससे नहीं होगा। ठीक है कुरैशी साहब, ये जो अब ये नाम हमारे सामने अली ज़रियाब, अज़ान अवैस, फैसल अकरम, हैदर अली, मा सदाकत, मेहरान मुमताज़ और भी इस तरह से टोटल 18 नाम है। ये भारी जिम्मेदारी इमरान फरज साहब के कंधों पर डाल दी गई कि जनाब आपने इन्हें लेकर जाना है, वहाँ पर परफॉर्म इनसे करवाना है और फिर जो जो आपको लगे कि ये बंदा जो है वो बहुत अच्छा खेलता है। ऑल दो इमरान फरज जो हैं वो भी ऐसा अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें तो वो बहुत उसमें भी कहीं बहुत पीछे हैं, ना उन्होंने खेली भी है ना वो उस पर मजीद मेहनत करते हुए हमें दिखाई दिए इस टाइम भी। तो आप समझते हैं इमरान फरद को ये जो जिम्मेदारियां दी हैं ये कुछ अच्छा प्रोडक्ट निकाल के हमारे सामने लाएंगे या ला सकते हैं? देखिए हमजा, मेरे ख्याल में ऑलरेडी पीसीबी में ऐसे कुछ काबिल लोग हैं जो इन प्लेयर्स के साथ जा सकते थे और इनको ग्रूम भी कर सकते थे, इनकी परफॉर्मेंसेस को भी अच्छे तरीके से नोट कर सकते थे, इनके जो टेक्निकलिटीज के फॉल्ट्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते थे। अब्दुल रज़ाक को अगर आपने स्ट्राइक फोर्स का हेड लगाया हुआ है तो क्या ये अच्छा होता कि आप उनको अगर इनके साथ भेज देते। वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं और अब्दुल रज़ाक जिस तरह के एक फाइन ऑलराउंडर रहे हैं हम सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर उनको ये रोल दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीसीबी का यही प्रॉब्लम है कि पीसीबी जो ऑलरेडी हायर्ड लोग हैं उनसे काम लेने के बजाय नई से नई अपॉइंटमेंट्स करना चाहता है, नई से नई अपॉइंटमेंट्स करता है और उन अपॉइंटमेंट्स का कोई सर पैर नहीं होता। हमने मेंटोर्स वाले केस में भी बात की कि ऑल ऑफ अ सडन आपने चैंपियंस कप इंट्रोड्यूस कराया। मैं पर्सनली इस चीज़ को बैक करता रहा कि चैंपियंस कप चाहे वो वनडे फॉर्मेट में हो चाहे वो T20 फॉर्मेट में हो, उसको कंटिन्यू होना चाहिए। उसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे मेंटोर्स वाला एक रोल था, वो किसी को समझ नहीं आया तो आप उस रोल को साइड लाइन कर देते। आपने पूरे के पूरे टूर्नामेंट को ही जो है वो उसका बोरिया बिस्तरा गुल कर दिया। फिर कहने का मकसद ये है कि मेरे ख्याल में कि इमरान फरद एक अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहे हैं अपने दौर के, लेकिन वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे कि वो इस लेवल पे पाकिस्तान के जो फ्यूचर स्टार्स हैं या ऑलरेडी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं उन प्लेयर्स को जो है वो गाइड कर सकें या उनकी ग्रूमिंग कर सकें या उनको आगे एक प्रोडक्ट की शेप दे सकें पाकिस्तान के लिए। तो उनसे बेहतर भी ऑप्शंस थे। अब ये जो जितने भी आपने यंग प्लेयर्स के नाम लिए हैं, फैसल अकरम हो, मेहरान मुमताज हो, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल में बिल्कुल पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसके डोर स्टेप्स पे खड़े हुए हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि इन दो या तीन जो स्क्वाड अनाउंस हुए हैं इनके फॉरेन टूर्स होते और तगड़े फॉरेन टूर्स होते, ये नहीं कि जिम्बाब्वे और कीनिया वगैरह इन लोगों को भेज दिया जाता। इससे बेहतर हुआ है। चलें, अच्छी बात कहीं ना कहीं से अच्छी बात है। स्टार्ट तो लिया ना कहीं से, एक तो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, डेड एंड से चले या किसी तरफ आए हैं। अल्लाह करे मजीद इसमें बेहतरी हो। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये जरा ACC के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी डट गया है कि जनाब इजलास होगा तो ढाका में ही होगा, अदरवाइज फिर हम भी इस चीज़ का बाइकआउट करेंगे। एक ब्रेक के बाद भी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और ACC के चेयरमैन चुके मोहसिन नकवी साहब हैं और भारत को ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुख रही है। अब ये एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, इजलास होता है जिसकी मेज़बानी बांग्लादेश कर रहा था ढाका में, लेकिन भारत इसके खिलाफ है। मामला कुछ यूँ कि भारत के जो सफारती ताल्लुकात है बांग्लादेश से वो थोड़े से ख़राब है, सियासी मामला भी थोड़े से ख़राब चल रहे हैं भारत और बांग्लादेश का। इसी बिना पर क्योंकि हमेशा से भारत का ये वतीरा रहा है कि जनाब उन्होंने सियासत और खेल साथ साथ रखे, खेल को सियासत को खेल पर फोकस दी है और हमेशा सियासत ही की है और उसी का ही खेल खेला है और उसी के नतीजे में जो गड़ा खोदा था अब भारत उसमें गिरने के लिए तैयार है बिल्कुल और गिर चुका है कि बांग्लादेश जैसा बोर्ड भी जो अब भारत को आंखें दिखा रहा है। उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर इजलास होगा तो भारत का यहाँ पर ही होगा, ACC का ढाका में ही होगा, इसके अलावा ये इजलास। अहमद कुरैशी साहब, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो भारत करना चाह रहा था लेकिन अब न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि अब तो हॉकी में भी मुंह की खाना पड़ी और दीगर खेलों में भी। तो भारत का जो असर रसूख है, पैसे की जो पावर है, पैसे का नशा जो है, मेरे ख्याल पूरी दुनिया अब उसे उकता गई है, तंग आ गई और अब स्टांस लेना शुरू कर दिए दीगर ममालिक ने भी अगेंस्ट इंडिया। हमजा, ये तो होना ही था क्योंकि इंडिया ने पैसे के जोर पे ये समझ लिया था कि क्रिकेट हो, हॉकी हो, जितने भी खेल हैं ये सारे इंडिया की शायद ज़ाती जागीर हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता सबको अकल आई और सब ने हम समेत ये स्टैंड लेना शुरू किया इंडिया के अगेंस्ट कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
क्योंकि प्रीवियसली हमने ये देखा है कि जब इंडिया में कोई इवेंट होता था तो हम चले जाते थे, यहाँ होता था तो उनका एक रोना धोना शुरू हो जाता था कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। फिर और भी ममालिक के साथ उनके प्रॉब्लम्स रहे, जिस तरह से इंडिया ने टीम्स को तबाह किया है, ख़ासतौर पे उनकी आईपीएल ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का सत्यानाश किया है कि ना उनकी टीम टेस्ट खेलने के काबिल नहीं रही, ना वनडे खेलने के काबिल रही। T20 की वो टीम जो कि एक आइडियल टीम होती थी वेस्ट इंडीज़ की, उसका भी T20 में भी कोई सर पाँव नहीं है। तो आई थिंक ये काफ़ी डैमेज किया है इंडियन जो क्रिकेट के करता रहता है उन्होंने अप टू सम एक्सटेंड अपने इन्फ्लुएंस की वजह से। सो देखें, अब एसीसी की जहाँ तक बात है, मोहसिन नकवी साहब उसके हेड हैं। ये चीज़ एसीसी को डिसाइड करनी पड़ेगी, आइदर एशिया कप होना है या नहीं होना। अगर होना है तो आप बाकी बोर्ड्स को ऑन बोर्ड लें। इंडिया की तो ज़ाहिर मजबूरी है एशिया कप खेलना ही खेलना, क्योंकि अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो उनके ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान होगा वो मेरे ख्याल में हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। और ये जो डील्स होती हैं ब्रॉडकास्टर की किसी भी टूर्नामेंट के साथ, चाहे वो आईसीसी के किसी इवेंट के साथ हो या एसीसी के इवेंट के साथ हो, ये सालों पहले हुई होती हैं। ये 4-4 साल 5-5 साल की डील्स ऑलरेडी हुई होती हैं। सो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर का आईसीसी के साथ जो मुआहदा हुआ होगा उसमें इस एशिया कप को भी उस वक्त इंक्लूड किया गया होगा। सो ब्रॉडकास्टर तो नहीं अफोर्ड कर सकेगा कि वो उसको नुकसान हो, ना ये एसीसी अफोर्ड कर सकेगा कि अगर एशिया कप ना हो तो उसको नुकसान हो। तो ये बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इन सबको एक लूप में लें, इनके साथ एक मीटिंग करें। अब ये भी एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है कि यूएई में मीटिंग होगी या बांग्लादेश में मीटिंग होगी या इंडिया में मीटिंग होगी या पता नहीं कहाँ होगी। अभी तक तो यही क्लैरिटी नहीं आई। तो ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। मीटिंग जहाँ भी हो, आजकल हर चीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। मैं यहाँ अपने घर से बैठ के आपके साथ लाइव आया हूँ थ्रू माय फोन। सो ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत शॉर्ट है, इसको जल्द से जल्द कोशिश करें कि इसका कोई जो है आर या पार हो, क्योंकि ये एक तमाशा लगा हुआ है। एक बोर्ड कुछ बयान देता है, दूसरा बिल्कुल डेफिनेटली। और इस पर नकवी साहब को इस पर फौरी तौर पर कोई ना कोई अमल दरामद करवाना चाहिए। और बाकी यही बात कि जूम पर हो सकती है लड़ाई खत्म की जाए। मसीह साहब, ये ऑप्शन भी तो है ना। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यहाँ पे आप ये जो इस रीजन की पॉलिटिक्स है उसको भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश में इससे पहले जो रिजीम था वो प्रो इंडिया रिजीम था। और जो तब्दीली अब यहाँ पैदा हुई है उसके नतीजे में जाहिर है कि उसने भी इफेक्ट किया है और इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में आ गया कि जिसके लिए वो पहले शायद तैयार नहीं था। क्योंकि पहले वो जो बात कहते थे क्रिकेट में, जहाँ भी मेज़बानी की बात आया वहाँ भारत जो है वो अपने आप को पेश करता था। और आप भी अभी ना चाहते हुए 2 बार भारत का नाम जो है वो ले बैठे, वो इसलिए कि हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जब भारत को भी अब इसलिए शौक लग रहा है कि बांग्लादेश ऐसा बोर्ड जो है वो भी अब आगे खड़ा हो गया और वो कह रहा है कि हम इस इजलास को ढाका में ही करवा कर दिखाएंगे। तो आप देखें कि भारत का बोर्ड कितना दबाव में चला गया है। हम एक तरफ ये देखते थे कि जब क्रिकेट में किसी तब्दीली की बात होती थी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें ऐसी होती थी जिनकी ओपिनियन जो है वो मैटर करता होता था या उनसे ओपिनियन लिया जाता था। तो अब इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि एक तरफ पाकिस्तान है, उसने क्लियर स्टांस लिया है कि हम बराबरी की बुनियाद पर खेलेंगे, आप आएंगे तो हम आएंगे वरना हम भी नहीं आएंगे। साथ बांग्लादेश है जिसने ये कहा है कि इजलास होगा तो बांग्लादेश के अंदर होगा। इसी के साथ आप देखें तो आयरोज जो है वो कहीं इंग्लैंड की तरफ से, कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इस तरह की आवाज़ें जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं। और इट्स अबाउट टाइम कि इंडिया का ये जो एक बना हुआ है, हेजीमनी बनी हुई है आईसीसी के ऊपर नशरियाती हकूक़ को लेके, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को लेके, स्पॉन्सरशिप को लेके, ये भी जल्द से जल्द टूट जाएगी। और इसमें जब ओलंपिक्स ऐड होगी उससे भी जब टीमें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, बड़ी जो नेशंस हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, तो ये वाली मोनोपोली इंडिया की अनकरीब क्रिकेट के अंदर भी टूटती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया का नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल ठीक है। और नकवी साहब को डेफिनेटली इस बारे में स्टांस लेना पड़ेगा क्योंकि चेयरमैनशिप उनके पास है। नकवी साहब ने ये ऑप्शन दे दिया कि आप जूम के थ्रू जो है वो मीटिंग अटेंड करेंगे, क्योंकि जूम पे भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और मे भी लेकिन होस्ट जो है वो बांग्लादेश से होगा, ढाका से होगा, ताकि उनके मौक़िफ़ की भी तायद हो और वो जो उन्होंने स्टांस लिया हुआ है वो अपने स्टांस पर कायम है। और इसमें नकवी साहब की भी जीत है और भारत को बिल आखिर हर तरफ से उनको हार दिखाई दे रही है। भारत के पास और कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरह से अभी आपने ओलंपिक्स की बात की है तो तब उस दौड़ में भी भारत को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऑल्दो पैसा उनके पास बहुत है, लेकिन अब जो है रीजनल स्पोर्ट जो है वो भारत के पास नहीं रही। इस बारे में डेफिनेटली उनको सोचना पड़ेगा। आने वाले प्रोग्राम से फर्दर भी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।